मध्य प्रदेश में फंस गया है पेंच। कैसे, बताइए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट कौन जीतेगा? हाँ भाई, ये सवाल उठ गया है। क्यों उठा है? मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले क्या हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी हलचल मची है कि चारों तरफ सिर्फ इस राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है। हम भी सुबह से आपको हर एक अपडेट बता रहे हैं। हर नेता, हर पार्टी इस समय बस राज्यसभा चुनाव के बारे में सोच रही है। और राज्यसभा चुनाव की इतनी चर्चा क्यों है, आप भी जानना चाहते हैं? चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। आप ये तो समझ गए होंगे कि तीसरी सीट पे मैदान में दोनों लोग उतर गए, लेकिन क्यों चर्चा हो रही है हम आपको समझाते थे। देखिए, 18 जून को मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। फिलहाल इनमें से 2 सीट बीजेपी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। 8 जून यानी आज चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख थी और आखिरी तारीख से पहले बीजेपी ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। 7 जून की देर रात बीजेपी ने ऐलान किया कि पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि तीसरी सीट पर भी क्या करेगी, उम्मीदवार उतारेगी। और ये उम्मीदवार होंगे कौन? महेश केवट। महेश केवट निवाड़ी जिले से आते हैं, मछुआरा समाज से ताल्लुक रखते हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और महेश केवट के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन महेश केवट की उम्मीदवारी से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें सिर्फ 2 नाम थे। पहले थे तरुण चुग और दूसरे थे रजनीश अग्रवाल। और कांग्रेस को लगा कि तीसरी सीट का रास्ता अब साफ हो गया, बीजेपी ने प्रत्याशी ही नहीं उतारा तो हम आसानी से तीसरी सीट जीत जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी की इस लिस्ट के बाद कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी और मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। लेकिन जैसा आप जानते ही हैं, बीजेपी कब क्या करेगी कोई नहीं समझ पाता, सारे सूत्र फेल हो जाते हैं। पार्टी ने 7 जून की रात को पूरा खेल ही पलट दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस को चिंता है कि कहीं हमारी इकलौती राज्यसभा सीट बीजेपी तो नहीं ले जाएगी। 8 जून की सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रसगुल्ला खिलाकर महेश केवट को बधाई दी और महेश केवट के नाम की जब घोषणा भी नहीं हुई थी तभी मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए थे कि हमारी नजर तीसरी सीट पर है। सुनाए मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, सुनिए। भाई साहब क्या तीसरी सीट पे आएगी छोड़ी मतलब जाएगी ना? भाई साहब क्या तीसरी सीट पे आएगी छोड़ी मतलब जाएगी ना? भाई साहब क्या तीसरी सीट पे आएगी छोड़ी? मुख्यमंत्री ने कहा था आएगी नहीं तो जाएगी कहां? अब तीसरी सीट का गणित क्या है? क्यों तीसरी सीट को लेकर इतनी बात हो रही है? सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें, जिसमें से 229 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 64 सीट और 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास है। सीधा सा गणित है। 1 सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत पड़ती है, यानी 116 वोटों के साथ बीजेपी बहुत आराम से 2 सीट जीत सकती है। लेकिन क्या हुआ है, अब बात फंसती है तीसरी सीट पर। ये 116 वोट हटा दें तो बीजेपी के पास 38 विधायक, माफ कीजिएगा 48 विधायक बचते हैं और कांग्रेस के पास कितने हैं? 64, जिसमें से आप निर्मला सप्रे और मुकेश मल्होत्रा को हटा सकते हैं, क्योंकि निर्मला सप्रे का वोट किसे जाएगा ये पता नहीं और मुकेश मल्होत्रा कोर्ट के आदेश के अनुसार वोट नहीं डाल सकते। यानी कांग्रेस के पास बचे कितने? 62 विधायक और बीजेपी के पास हो गए 48 विधायक। और अगर बीजेपी को ये तीसरी सीट जीतनी है तो कांग्रेस के 10 विधायकों को अपनी तरफ करना होगा। काम मुश्किल है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे क्यों कहा कि निर्मला सप्रे के वोट का पता नहीं, उसकी वजह भी आपको बताते हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भोपाल बीजेपी दफ्तर की है। निर्मला सप्रे सोमवार को बीजेपी दफ्तर आई थी। इसका मतलब ये कि बिना विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी का साथ दे सकती हैं। कम से कम इस तस्वीर को देखकर तो ऐसा ही लगता है। चलिए पूरा गणित आपको समझा दिया, लेकिन अब प्रत्याशियों के नामांकन की बात करते हैं। दोपहर लगभग 12:30 बजे मीनाक्षी नटराजन नामांकन करने पहुंची, लेकिन खास बात यह थी कि मीनाक्षी नटराजन जिस गाड़ी में आई वो गाड़ी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चला रहे थे। बगल वाली सीट पर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी बैठे थे और पीछे वाली सीट पर कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा और मीनाक्षी नटराजन मौजूद थी। इसके बाद मीनाक्षी नटराजन ने विधानसभा के अंदर जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में कांग्रेस के सभी सीनियर नेता शामिल हुए। जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी के अलावा उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह भी नामांकन में शामिल होने के लिए आए। नामांकन दाखिल करने के बाद जब ये कांग्रेस नेता बाहर आए तो सभी ने विक्ट्री का साइन दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि हम तीसरी सीट जीत रहे हैं। पहले कांग्रेस नेताओं के बयान आपको सुनवा देता हूं, फिर आगे की बात करें। सुनिए।
ये लड़ाई पूरी विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है। मैं इतना ही कहूंगी कि हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के एक जमाने में साधन शुचिता की बात करती थी और आज जो व्यवहार कर रही है वो सबके सामने। 18 तारीख को मीनाक्षी जी विजय होगी। ये मैं समझता हूं कि इससे बड़ा स्पष्टीकरण भाजपा को नहीं मिले। हर विधायक हमारे संपर्क में है, पूरे हाईकमान के संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी 500% अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजेगी। हम दृढ़ता से चुनाव लड़ेंगे, दृढ़ता से चुनाव जीतेंगे। आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। ये इनका संयंत्र, दबाव, धन बल, व्यवस्थाओं का दुरुपयोग का जो प्रयास है वो मध्य प्रदेश के अंदर विफल होगा और पूरी दुनिया को 18 तारीख को भाजपा पूरे देश में कह रही है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए है, 1/3 सांसद महिला होना चाहिए है। तो अगर भाजपा गंभीर है कि 33% महिलाएं संसद में जाए तो भाजपा ने क्यों विरोध किया मीनाक्षी जी का? मीनाक्षी नटराजन के बाद बीजेपी की तरफ से महेश केवट नामांकन दाखिल करने विधानसभा गए। उधर कांग्रेस ने अपनी एकजुटता दिखाई तो उधर बीजेपी ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी सीनियर नेता नामांकन के समय महेश केवट के साथ रहे। कांग्रेस के बाद बीजेपी के नेताओं ने भी बाहर आकर विक्ट्री साइन दिखाया और बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया कि भैया जीतेंगे तो हम ही। बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। जीत निश्चित है। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। लोग बड़ा आश्वस्त हैं। हमारे अपने विधायकों की भी अच्छी संख्या है और हमें भरपूर समर्थन मिलेगा। हम सभी जितने भी विधायक वोटर होते हैं वो समझदार लोग हैं, तो मुझे लगता है कि महेश जी जिस वर्ग से आते हैं उनका प्रतिनिधित्व तो कहीं नहीं है। ऐसे में उनको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा भरोसा है। विजय हमारी है, पूरी है और पक्की है। कहाँ से लाएंगे संख्या? 100%। मुख्यमंत्री ने ऐसे कहा। भाई साहब, बीजेपी तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हम ही तीसरी सीट जीतने वाले हैं और उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे दो वजह हो सकती है। एक तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह और दूसरा अपने नेताओं पर विश्वास। क्योंकि जैसे ही मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा के लिए पर्चा भरा, वैसे ही कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने बगावत कर दी। नरेश ज्ञानचंदानी ने इस्तीफा दिया और अपने इस्तीफे में लिखा कि मेरा इस्तीफा तत्काल स्वीकार किया जाए। नरेश कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने पहले भी इस बात की वकालत की थी कि कांग्रेस को फिर से दिग्विजय सिंह को मौका देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रीवा के सिमरिया सीट से विधायक अभय मिश्रा मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में नहीं पहुंचे, जबकि वो विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल आए थे और उनके ना आने से इस बात की चर्चा होने लगी कि कहीं अभय मिश्रा भी तो नाराज नहीं है। बीजेपी की इस कॉन्फिडेंस को देखकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से विधायक आरिफ मसूद और एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी सोमवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए और मध्य प्रदेश में चल रही सियासी हलचल के बाद अब कांग्रेस आलाकमान एक्टिव हो गई। मीनाक्षी नटराजन को जिताने की जिम्मेदारी रणदीप सुरजेवाला और भंवर सिंह शेखावत को दी गई है। वहीं उमंग सिंगार के घर पर डिनर पॉलिटिक्स चल रही है। सोमवार शाम 7 बजे से उमंग सिंगार के घर पर कांग्रेस विधायक डिनर कर रहे हैं, मतलब अभी चल रहा है। इस डिनर पॉलिटिक्स में दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए हैं और कोशिश बस यही है कि सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस के पास बहुमत है तो फिर उन्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है। दरअसल महेश केवट जिस समाज से आते हैं, विधानसभा और लोकसभा में उस समाज का प्रतिनिधित्व बिल्कुल शून्य है। मछुआरा समाज से ना तो मध्य प्रदेश में कोई विधायक, ना तो कोई विधायक और ना ही कोई सांसद। मछुआरा समाज मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग में आता है और फिलहाल कांग्रेस के 64 विधायकों में से 21 विधायक ओबीसी हैं। इसलिए बीजेपी ने मछुआरा प्लस ओबीसी का कार्ड खेला है। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन है जो तमिल ब्राह्मण है और मध्य प्रदेश के मंदसौर से सांसद रह चुकी है।
मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही मन बना लिया था कि राज्यसभा का टिकट मीनाक्षी नटराजन को दिया जाएगा। यानी मतलब कांग्रेस की तरफ से महिला प्रतिनिधि को आगे किया गया है और बीजेपी ने उस समाज से प्रत्याशी बनाया है जिसकी भागीदारी मध्य प्रदेश के सदन में शून्य है और इसी वजह से कांग्रेस टेंशन में है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ऐसा पहली बार किया, इससे पहले भी कई राज्यों में बीजेपी ने इस तरह से प्रत्याशी खड़े किए हैं। महाराष्ट्र में हुए 2022 के राज्यसभा चुनाव में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तब बीजेपी के पास केवल अपने 2 उम्मीदवारों को जिताने का बहुमत था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने धनंजय महाडिक को तीसरा उम्मीदवार बनाया और क्रॉस वोटिंग के जरिए तीसरी सीट भी जीती। हरियाणा में 2022 के राज्यसभा चुनाव में भी यही स्थिति बनी थी। बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट जीतने लायक बहुमत था, लेकिन बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दे दिया और आखिरी में जीत कार्तिकेय शर्मा की हो गई। 2016 में मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यह दांव खेला था। तब भी बीजेपी आसानी से 2 सीट जीत रही थी, लेकिन बीजेपी ने विवेक तन्खा के सामने विनोद गोटिया को तीसरा उम्मीदवार के रूप में उतार दिया, लेकिन आखिरी में जीत किसको हुई? कांग्रेस की हुई थी। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि बीजेपी के लिए एक राज्यसभा सीट इतनी जरूरी क्यों है, क्यों बीजेपी 1 सीट के लिए इतना जोर लगा रही है। राज्यसभा में कुल 245 सीटें, जिनमें से फिलहाल एनडीए के पास 148 सांसद हैं, जबकि बहुमत 123 है। इंडिया गठबंधन के पास 66 सांसद हैं। इसके अलावा डीएमके, बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के पास 29 सांसद हैं। एनडीए के पास बहुमत तो है, लेकिन किसी भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 सांसदों की जरूरत पड़ती है। 245 का 2/3 होता है 163, यानी एनडीए अभी भी 2/3 बहुमत से 15 सांसद पीछे है। इसलिए अगर अकेले दम पर एनडीए को कोई बिल पास कराना है तो उन्हें 15 सांसदों की जरूरत है। इसलिए बीजेपी इतना जोर लगा रही है। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही कि अब 18 जून तक बीजेपी ये कोशिश करेगी कि 10 विधायक हमारे पाले में आ जाएं। वहीं कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है। और एकजुट कैसे रखा जा रहा है? भोजन कराकर। अनमोल पहुंचे, गेट बंद है, अंदर खाना होना नहीं दिखा पाएंगे क्या? अनमोल, क्या तस्वीर है, कौन कौन आया है? थोड़ा झांकिए ताकि कुछ दिख जाए तो। बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, इस वक्त मैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के घर पर ही मौजूद हूं और जो डिनर पॉलिटिक्स कहा जाता है वो आज देखिए यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए सारे विधायक पहुंच गए हैं, जीतू पटवारी जो हैं वो पहुंच गए हैं, इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी हैं वो भी पहुंच गए हैं और सभी लोग जो है अंदर में डिनर करने के लिए शामिल हो गए हैं। देखिए लिखा हुआ है इस पर, केवल माननीय विधायक गण, मतलब कि अंदर से विधायकों को जाने की अनुमति दी गई है, इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो अंदर में देखिए डिनर भी हो रहा है और चर्चा भी हो रही है। चर्चा हो रही है राज्यसभा चुनाव पर, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में साफ तौर पर आलाकमान से निर्देश आया है कि जो मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया गया है उन्हें हर हाल में जितवाना है। अब इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो देखिए आज इस बैठक में यही निर्देश दिया जाएगा कि पार्टी जो कह रही है, जो पार्टी ने निर्देश दिया है उसी तरीके से विधायकों का पालन करना है। इसके अलावा हो सकता है कि विधायकों को शिफ्ट करने पर भी अहम फैसला हो सकता है। कहाँ जाने वाले हैं ये विधायक? खाना पीना खाने के बाद आराम करने कहाँ जाएंगे? अपने अपने निवास या किसी दूसरे प्रदेश? देखिए ये बैठक के बाद हो सकता है कि हमें पता चले, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, सीक्रेट डिनर मीटिंग ये चल रही है। अभी किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी है कि विधायक कहाँ जाने वाले हैं। हो सकता है कि कहीं विधायक यहाँ से सीधे रवाना हो जाए। किसी को भनक लगे या न लगे, अनमोल तिवारी, किसी को भनक लगे या न लगे, लेकिन आपको भनक लग जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है विधायकों के साथ आपको भी पीछे पीछे जाना पड़े।